वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम क्लास 10 के साइंस की ओर बढ़ते हैं। साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कार्बनिक रसायन। आज हम उसी की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके। और अगर आप स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप 8755084148 पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस बैच में आपको कैसे पढ़ाया जाएगा इसके लिए आप एक वीडियो देख सकते हैं जो हमारे चैनल पर ही पड़ी है। उसका नाम है ऑनलाइन कैसे पढ़ें। आइए शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने थोड़े से टॉपिक पढ़े थे, वो थे समजातीय श्रेणी और समजातीय श्रेणी के प्रमुख लक्षण। प्रॉब्लम ये थी कि मैं जब आपको कार्बनिक यौगिकों का नामकरण सिखा रहा था तब फोन की मेमोरी फुल हो गई थी, तो उसके कारणवश तो आपकी वीडियो अधूरी रह गई थी। तो मैं एक बार आपको कार्बनिक यौगिकों का नामकरण दोबारा से थोड़ा थोड़ा सा बता दूं ताकि आप लोग इस प्रॉब्लम से छुटकारा प्राप्त कर लें। ये प्रॉब्लम आपकी ऐसा नहीं है कि यहीं पर समाप्त हो जाएगी। आने वाले समय में 11th क्लास में 12th क्लास में आने वाले टाइम BSc MSc आपका हर लास्ट टाइम तक ये आपका साथ देगी। अगर आप इसको यहाँ पर सीख लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम यहीं पर ख़त्म हो जाएगी और आप आगे इसका अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो देखिए, आप जब भी कार्बनिक यौगिक का नाम करेंगे तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, तो साधारण पद्धति में, एक IUPAC पद्धति में। जब आप साधारण पद्धति की बात करते हैं तो आप लोग याद रखना, हम नाम उस पदार्थ के आधार पर रखते हैं जिससे वो प्राप्त होता है, जिससे वो क्या होता है, प्राप्त होता है। जैसे CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल इसका नाम एसिटिक यानी सिरके के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर रखा गया? सिरके के ऊपर। दूसरा HCOOH फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिका अर्थात चींटी के नाम पर रखा गया है। तो ये बात आपकी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आप इसको दोबारा से समझिए। साधारण पद्धति में आप नाम उसके आधार पर रखते हैं जिससे वो चीज प्राप्त होती है। जैसे मैंने आपको बताया, एसिटिक अम्ल सिरके के आधार पर रखा गया, फॉर्मिक अम्ल यानी फॉर्मिका चिटिके के आधार पर रखा गया है। ओके। आइए IUPAC की बात करते हैं। IUPAC में आपको क्या करना पड़ता है, इसमें आपके कुछ टर्म्स और नियम होते हैं जिनके आधार पर आप नाम रख पाते हैं। पहला होता है आपका मूलाक्षर। मूलाक्षर आपका हमेशा पहले लिखा जाता है। जैसे 1 कार्बन के लिए मैथ होता है, 2 कार्बन के लिए एथ होता है, 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन होता है और 5 कार्बन के लिए पेंटेन होता है, और 6 के लिए हेक्सेन, 7 के लिए हेप्टेन, 8 के लिए ऑक्टेन, 9 के लिए नियो और 10 के लिए डेका। 10th क्लास में सिर्फ 7 तक ही आप याद करके अपना काम अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। ओके। आइए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको आगे बताया था कि आपको कौन कौन से नियम फॉलो करने हैं। पहले आप लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। दूसरा, आप इंग्लिश के जो आपके अल्फाबेटिकल वर्ड होते हैं, तो आपका जो अल्फाबेट पहले आता है उस वर्ड को आप पहले लिखेंगे, उस नाम को आप पहले लिखेंगे। तीसरा, जो आपके प्रक्रियात्मक समूह होते हैं तो उससे आप काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। चौथा, जो आपका नाम होगा वो आपका पहले मूलाक्षर होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद आपका क्रियात्मक समूह के बेस पर अनुलग्न होगा। ओके। मैं नाम लिखकर बताता हूं आपका। जैसे नाम है आपका CH3CHBr CH2OH। यहाँ पर आपका जो है ना प्रक्रियात्मक समूह एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल। और ये आपका Br ब्रोमीन लग रहा है। तो हम काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे? एल्कोहल से। तो 1 2 3, तो 3 आपके कार्बन है। 3 कार्बन पे आप क्या लगाते हैं? प्रोपेन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्रोपेन। तो देखिए आपका नाम हो जाएगा प्रोपेन। आपका OH के लिए क्या लगता है? ओल लगता है। ओल के लिए आप लगाएंगे प्रोपेनोल। ये तो आपका बनेगा प्रोपेनोल। अब बात आती है इंग्लिश के अल्फाबेटिकल आप किसको लिखेंगे। यहाँ पर देखिए ब्रोमीन, B आपका पहले आता है तो आप लिखेंगे दूसरे नंबर पर 2 ब्रोमो। क्या लिखा जाएगा? 2 ब्रोमो प्रोपेनोल। ये आपका फाइनल नाम हो जाएगा। क्लियर बात? इसके लिए आप लोग क्या करेंगे 10th क्लास के लिए, तो मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको। एक सारणी दी गई होगी आपकी 10th क्लास की बुक में। जो आपके 10th की बुक में आपकी सारणी होगी, आप उसको अच्छे से कवर कर लें। उसके एक एक आपका जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया होगा उसको याद कर लें। आपका सारा का सारा पोर्शन पेपर में जो आता है उसी तालिका से आता है, उस तालिका को आप कवर कर लीजिएगा। आपकी ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। एक बात और याद रखना, OH के लिए आप ओल लगाते हैं, CHO यानी एल्डिहाइड के लिए आप अल लगाते हैं, COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसके लिए आप ओइक अम्ल लगाते हैं। और अगर आपका कहीं पर कीटोन आ जाए, कीटोन इस तरह का होता है, तो कीटोन के लिए आप नोन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नोन लगाते हैं। क्लियर? तो ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। आप बस 10th क्लास के लिए तो तालिका याद कर लीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। ओके।
आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये आपकी पिछली वीडियो का रह गया था। तो आज हमारा देखिए क्या है, आज हम अपनी जो वीडियो थी उसको यहां से लेकर चलते हैं। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से आपको याद करने हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। तो कार्बनिक यौगिकों में जो आपको गुणधर्म याद करने हैं वो है आपके सामने। पहला आपका दहन है। जब भी आप किसी पदार्थ को जलाएंगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और प्लस क्या मिलेगी, ऊष्मा मिलेगी। याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या मिलेगी, ऊष्मा मिलेगी। और साथ में आपको बता दूं, आपको मिलेगा प्रकाश। क्या मिलेगा, प्रकाश। देखिए आप कार्बन को जलाएंगे, O2 की आपकी एडिशन होगी तो CO2 प्लस प्रकाश मिलेगा, प्लस आपको ऊर्जा मिलेगी। मीथेन को देखिए, जब आप CH4 को जलाएंगे, 2 ऑक्सीजन के अणु मिलाएंगे तो आपका क्या बनेगा, 2 CO2 के अणु मिलेंगे और आपको 3 H2 यानी भाप मिलेगी जो आपकी ऊष्मा के रूप में प्राप्त होगी। और प्लस आपको क्या मिलेगा, प्रकाश मिलेगा। तो क्लियर बात, दहन आपको बिल्कुल अच्छे से कवर कर लेना है। उसके बाद आगे बढ़िए, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब है जब भी आप किसी पदार्थ में ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो आपका ऑक्सीकरण होता है। देखिए यहाँ पर आपका एल्कोहल है, एल्कोहल का अगर आप ऑक्सीकरण करते हैं तो आपको एल्डिहाइड मिलते हैं। क्या मिलते हैं, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का अगर आप दोबारा से ऑक्सीकरण कर देते हैं तो आपको क्या मिलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलते हैं। याद रखना क्या मिलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। यहाँ पर आप बिल्कुल छोटा छोटा सा इनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन फालतू में इनके बारे में सोचना भी नहीं, क्योंकि ये आपके 10th क्लास से हाई लेवल के बारे में। ओके, उसके बाद संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया आप लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ी थी। संकलन अभिक्रिया यानी योगात्मक अभिक्रिया। ये वे अभिक्रियाएं होती हैं जहां पर आपका एक, दो या दो से अधिक पदार्थ आपकर जुड़कर एक पदार्थ बनाते हैं, तो वो आपकी क्या होती है, संकलन अभिक्रिया होती है। ऐसी यहाँ पर आपको बहुत सारी अभिक्रियाएं मिल जाएंगी। जैसे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, आप यहाँ पर 2 H2 मिला दीजिए और आप जैसे इनको ऐड करेंगे तो आपका CH3 CH3 बन जाएगा। ये आपका H2 मिलाने पर CH3 बन गया। ये आपकी कौन सी अभिक्रिया है, संकलन अभिक्रिया है। ओके, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सी होंगी, ये वो अभिक्रिया होंगी जिनमें क्या होगा, एक आपका पदार्थ दूसरे पदार्थ को प्रतिस्थापित कर रहा होगा। ऐसी भी अभिक्रिया आपको यहाँ पर बहुत सारी मिलेंगी। आप लोगों ने इनके बारे में पहले ऑलरेडी पढ़ रखा है, आप इनको वहां से रिपीट कर लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो विशेष टॉपिक था वो था एथेनॉल। हम ज्यादातर इसी पर ही चर्चा करेंगे क्योंकि आपका 7 नंबर में आता है और ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए आप लोग, एथेनॉल का आपका जो मतलब रासायनिक नाम होता है, अगर हम नाम की बात करें रासायनिक नाम इसका एथेनॉल ही होता है। क्या होता है, एथेनॉल। जबकि अगर साधारण नाम की बात करें तो इसका साधारण नाम आपका एल्कोहल होता है। क्या होता है, एल्कोहल। हम इसको सामान्यतः क्या बोलते हैं, एथिल एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथिल एल्कोहल। क्लियर। अगर हम बात करें संरचना की, तो संरचना में इसका जो होता है CC, यहाँ पर आप देखिए CC और इस प्रकार होते हैं चारों तरफ हाइड्रोजन, क्योंकि फॉर्मूला होता है इसका CH3 CH2OH। तो देखिए पहले पर 3 हाइड्रोजन, दूसरे पर 2 हाइड्रोजन और तीसरे पर आपका OH। क्लियर बात। तो ये आपकी क्या होती है, संरचना होती है। अब बात करते हैं इसकी निर्माण विधि की, आप इसको कैसे तैयार करते हैं। तो जो आपका अल्कोहल बनता है वो ज्यादातर हमारा किण्वन विधि से बनता है। अब आप ध्यान रखिए, आपका 4 नंबर में किण्वन बहुत बार पूछा गया है कि किण्वन प्रक्रिया क्या होती है और इससे क्या बनाया जाता है। तो याद रखिए आपका क्या बनता है, एथेनॉल, यानी सामान्यतः जिसको हम क्या बोलते हैं, मदिरा, अल्कोहल बनाते हैं। तो देखिए आप लोग कैसे बनाते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे गेहूं हुई, जो आपका क्या नाम इसका मक्का हुआ, या फिर आपका अंगूर हुआ, ये ऐसे जो आपके जो मतलब पदार्थ होते हैं, इनको क्या करते हैं, घड़ों में डालकर यानी मिट्टी के बर्तनों में डालकर और नीचे डंप कर देते हैं, यानी खड्डों में दबा देते हैं पानी डालकर इसमें। फिर आपको क्या मतलब इसमें खड्डे में इसमें है ना मिट्टी के बर्तनों में भरकर डाल देते हैं। और डालने के बाद 2 या 3 महीने के बाद इसको जैसे ही निकालते हैं तो इसके अंदर पदार्थ में क्या होता है, पदार्थ सड़कर गलकर आपका एथिल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। और जैसे इसी प्रकार से आप सिरका बनाते हैं तो क्या होता है, जब 2 महीने बाद आप 3 महीने बाद जब निकालते हैं तो आपका क्या मिलता है, एथिल अल्कोहल मिलता है। तो इस प्रकार आपका गेहूं, मक्का, अंगूर जैसे पदार्थों से अल्कोहल बनाने की जो प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, किण्वन कहलाती है। क्लियर बात। ओके, आप इसको समझ गए होंगे। आप लोग इसको लोकल में कच्ची शराब बनाने की प्रक्रिया कह सकते हैं। आप जहां पर भी देखते हैं कि कच्ची शराब आपकी कैसे बनती है, उसको आप यहां से समझ सकते हैं। आइए नेक्स्ट हेडिंग पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी भौतिक गुण। एथिल अल्कोहल के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, तो इन पर एक बार ध्यान दे लेते हैं। तो आपके एथिल अल्कोहल के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। पहला, आपका ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगर आप कमरे के तापमान पर इसको देखेंगे कौन सी अवस्था में मिलेगा,
द्रव अवस्था में मिलेगा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड स्टेट। ओके, दूसरा देखिए, अगर हम इसके क्वथनांक और गलनांक की बात करें, इसका गलनांक तो 156 केल्विन होता है और क्वथनांक होता है इसका 351। कितना होता है? 351 केल्विन। ओके, गलनांक 156, क्वथनांक आपका होता है 351 केल्विन। तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। आप लोग याद रखना, आपका जो एथिल अल्कोहल होता है एक अच्छा विलायक होता है। क्या होता है? अच्छा विलायक। विलायक मतलब हम इसमें कुछ भी घोल सकते हैं। ओके, चौथा पॉइंट ध्यान रखिए, आप लोगों को मैं वैसे ही बता रहा हूं कि जो आपका अल्कोहल होता है इसको हम पेट्रोल में यूज कर सकते हैं, यह आपका भौतिक गुणों में ही काउंट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं रासायनिक गुणों की ओर। रासायनिक गुण में आपका आ जाएगा सोडियम से अभिक्रिया। जब भी आप इसके सोडियम से अभिक्रिया बनाएंगे तो सोडियम इथोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम इथोक्साइड। कैसे बनेगा? यह आपका सोडियम रहा, आपने किसकी अभिक्रिया कराई? CH3CH2OH की। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप लोग बिल्कुल आसानी से आप इसको तैयार कर सकते हैं। कैसे बनेगा आपका? यहाँ पर 2 ये लीजिए, 2 ये लीजिए, तो आपका बन जाएगा CH3CH2ONA। यह आपका बन गया सोडियम इथोक्साइड। यहाँ पर आपका डबल हो जाएगा और प्लस आपका बन जाएगा H2O। क्लियर बात? आप इसको ऐसे तैयार कर सकते हैं। यह आपका बनेगा सोडियम इथोक्साइड। अगर आप इसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण से देता है आपका एल्डिहाइड या फिर देता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, CH3CH2OH में अगर आप क्या मिला रहे? ऑक्सीजन मिला रहे हैं और ऑक्सीजन मिलाने के बाद इसको आप KMnO4 की उपस्थिति में ले रहे हैं तो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। एल्डिहाइड तो इससे कम वाले पर बनता, CH3COOH बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3COOH प्लस आपका क्या बन जाएगा? H2O बाहर निकल जाएगा। अगर आप इसमें 2 अणु यूज कर रहे हैं, अगर आप एक ही ले रहे हैं तो आपका सीधा CH3COOH बन जाएगा। ये बनेगा KMnO4 परमैंगनेट की उपस्थिति में। ओके, अगर आप इसके H2SO4 से अभिक्रिया करा रहे हैं तो आपका एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा? एल्कीन। एल्कीन मतलब एथीन बन जाएगा। यानी आपका क्या था? CH3CH2OH था, आपने H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराई तो अभिक्रिया होने के बाद आपका बन जाएगा CH2 ये बनेगा आपका एथीन। आप लोग इन अभिक्रियाओं को अच्छे से याद कर लीजिएगा, यह आपकी जरूर 7 नंबर में लिखनी पड़ेंगी। ओके, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू।